गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका कि हम और आप सभी मिलकर के विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कि इसे हम कैसे पहचानें कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान में सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आदि शब्द वाक्य के अंत में होते हैं। अर्थात भविष्य का जो कार्य है वो भविष्य में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, इसीलिए हम उसकी संभावना कर रहे होते हैं कि ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि अंग्रेजी वाक्य जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में कहीं न कहीं उन वाक्यों के मध्य में एडवर्ब छिपी होती है। उस एडवर्ब के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब का अभिप्राय होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, बतलाता है। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? बाय, बी बाय, प्लस टुमारो। कहने का अभिप्राय है बाय के साथ आने वाला जो समय है, फ्यूचर जो टाइम है, वो बाय के साथ अवश्य होगा, चाहे वो बाय के साथ टुमारो हो अथवा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोमेंट, कांस्टेंट, etc। अर्थात फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम निश्चित रूप से बाई के साथ होगा। ये भी हो सकता है कि इस तरीके से टुमारो या नेक्स्ट डे न हो, ऐसा भी समय दिया जा सकता है बाई प्लस द एंड ऑफ। एंड ऑफ शब्द का प्रयोग हो सकता है किसके साथ? द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, या द एंड ऑफ नाइट, एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, या द एंड ऑफ टाइम। ये शब्द से हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसी के आधार पर हम उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स का अभिप्राय होता है वाक्य की संरचना। वाक्य को हम कैसे बनाएं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अब बात इसको स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है सिंपल सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल या विल में से कोई एक, प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब हम इसको डिटेल में जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य का करने वाला, जो सबसे पहले ही वाक्य में स्पष्ट गोचर होता है। जो कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है। प्लस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। प्लस हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, तो शैल विल के साथ हैव अवश्य आएगा। जैसा कि मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको समझाया, बतलाया था कि शैल और विल के साथ बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिस कार्य को किया जाए वो ऑब्जेक्ट, और जिस कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अदर्स का अभिप्राय यानी कर्ता, क्रिया, कर्म आदि शब्दों को छोड़कर वाक्य के अंत में जो भी शेष होता है उसे हम अदर्स कहते हैं। इस तरीके से हमने वाक्य के स्ट्रक्चर को बड़ी बात समझ लिया। अब हम इसके बाद इसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव सेंस में परिणत करते हैं, बदलते हैं। किस तरीके से? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ नॉट, यानी यहाँ पर ये नॉट अतिरिक्त जुड़ जाता है शैल और विल के साथ, प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिया। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु,
whose, which, how, etc. ये जो शब्द होते हैं ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। कब आते हैं? जब हिंदी वाक्यों के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो हिंदी वाक्य के मध्य में, तो हम इनके अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज को सबसे पहले लिखते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद सेल और बिल। सेल और बिल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सपोज मान लीजिए वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वह स्टार्टिंग में क्या से शुरू हुआ है। क्या का मतलब है क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, यानी उसके लिए संभावना की। तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, सेल या बिल में से जो भी सब्जेक्ट के अनुसार है उसे सबसे पहले प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट। नॉट का अभिप्राय अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक अर्थ में है, नेगेटिव सेंस में है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस है, यानी नॉट के बाद है आएगा, न कि नॉट से पहले है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी कहाँ गलती करते हैं, यही नॉट लगाने में, क्योंकि वह हैव के बाद नॉट करते हैं। हैज नॉट और हैव नॉट जो प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा है, मगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है, इसीलिए हैव से पहले ही नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी3 यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं नोट। नोट का अभिप्राय है कि हम सेल और बिल कहाँ पर और कैसे प्रयोग करते हैं। नोट वन, नंबर वन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी। आई और बी के साथ क्या करेंगे, सेल हैव प्लस बी3, यानी आई और बी के साथ सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे नंबर सेकंड, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में दे, ही, सी, इट, नेम एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। ऑल अदर का मतलब है और अन्य, चाहे वह स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, प्लेयर्स है, इटीसी कोई भी है, तो उनको हम अदर सब्जेक्ट में लेते हैं। इन सब के साथ बिल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, यानी पहचान यानी एडवर्ब को, इसके स्ट्रक्चर्स को और नोट को समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम जानते हैं कि जानना चाहेंगे किसको, इसका अभ्यास कैसे करें। सब कुछ सीख लिया, अभ्यास नहीं किया तो वो व्यर्थ है। तो अभ्यास में क्या होगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं अभी देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे वो है जिससे हम अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात दिए गए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। दूसरी एक्सरसाइज होती है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर बीच में डॉट 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 खाली जगह होता है, खाली स्थान होता है, और एक वर्ब मध्य में या अंत में ब्रैकेट में बंद होती है, और उस ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है उसी वर्ब को उस ब्लैंक्स में फिलअप करना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तीसरी एक्सरसाइज होती है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। जो विकल्प दिए होते हैं 4 ABCD, तो उन विकल्प में से 3 आंसर गलत होते हैं और एक आंसर सही होता है। वो सही आंसर को हमें चयन करना होता है, चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, और उसी आंसर को हम अपने उस एक्सरसाइज में कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं। अथवा कंपटीशन एग्जाम में उसी बबल्स को जो ABCD में से जो सही चयन किया जाता है उस बबल्स को हम डार्क करते हैं, जो हमारा सेलेक्टेड होता है, जो हमें उसमें से मिलता है। इसी को हम दूसरी बात में MCQ भी कहते हैं, मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसमें हम अभ्यास पर आते हैं, पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पर। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है सिंपल, क्या वह इस सप्ताह के अंत तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। ये हमारा एक वाक्य लिया, और इस वाक्य को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिया ही, और फ्यूचर परफेक्ट का है तो हमने विल हैव का प्रयोग किया, ही के साथ विल हैव। समाप्त करना फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड
हिज वर्क, किसको, अपना कार्य, अपना जो कार्य है वो क्या हुआ, हिज वर्क। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। इस तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लिया। अब हम कहेंगे कि इसे नेगेटिव में बदलो, नकारात्मक अर्थ में बदलो। तो नकारात्मक अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, ही विल नॉट, यानी जो हमारा सिंपल सेंटेंस था उस सिंपल सेंटेंस के तुरंत, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया। तो नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस तरीके से हमने इस अपने वाक्य को जो सिंपल था, पॉजिटिव सेंस में था, उसे नेगेटिव अर्थ में चेंज कर दिया। अब इसको कहेंगे इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में वो भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रारंभ करें। तो हेल्पिंग वर्ब, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस तरीके, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हमने अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ किया। अब हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को हम कहेंगे नेगेटिव सेंस में भी बदलिए। तो नेगेटिव सेंस के लिए विल ही नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, क्वेश्चन मार्क। हमने इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों ही अर्थों में तैयार किया। अब बात करते हैं WH वर्ड के साथ। WH वर्ड में हाउ के लिए, हाउ विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, क्वेश्चन मार्क। अब इस WH वर्ड वाले वाक्य को भी नेगेटिव सेंस में चेंज करेंगे। हाउ विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने WH वर्ड के साथ भी ये दो वाक्य, एक पॉजिटिव सेंस में तो दूसरा नेगेटिव सेंस में तैयार किया। और हमने बड़ी सुगमता के साथ एक वाक्य को आसानी से 6 वाक्यों में बदल दिया। अब कुछ कहेंगे कि सर एक ही एग्जाम्पल को हर तरीके से बदल रहे, ये इसीलिए है बच्चों के लिए कि वो आसानी से सीख सकें। यानी एक कोई सी बात हम ले लेते हैं और उस बात को लेकर के आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखें और फिर दूसरे वाक्य में उसे बदल कर देखें, तो हम सुगमता से आसानी से ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरना है आपको। इसका एग्जांपल है फादर डॉट 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 रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंडे, यानी फादर बाहर गए हुए हैं तो वो कब तक आएंगे, बाय नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर क्या होगा, फादर विल हैव रिटर्न, फादर विल हैव रिटर्न, और इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हुआ। और इसकी जो मैंने पहचान एडवर्ब के रूप में बताई थी वो एडवर्ब आपकी जी मिल गई, बाय के साथ नेक्स्ट मंडे आगामी समय दे दिया। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड एग्जांपल की। मिनिस्टर डॉट 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 अनाउंस ऑल द स्कीम्स बाय द एंड ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के अंत तक सारी योजनाओं को वो डिक्लेयर कर चुके होंगे, अनाउंस कर चुके होंगे। Minister will have announced और इसको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, जैसे स्पष्ट आंसर हो सके। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल को लिया, आई डॉट 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 पे माई इलेक्ट्रिक बिल बाय टुमारो। बाय टुमारो यहाँ पर भी वही दे दिया वाई, और यहाँ पर वाई द एंड ऑफ दिस स्पीच। तो यहाँ पर जो वाई है वो तुरंत इसकी पहचान है, हमने आपको पहले भी क्लियर किया। तो यहाँ क्या है, आई शैल हैव पेड और अंडरलाइन किया। अब बात होती है नेक्स्ट एग्जांपल की।
फिर वी डॉट 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 कंप्लीट आवर वर्क बाय द टुडे इवनिंग। आज शाम तक हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड अंडरलाइन किया। इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। अब एक्सरसाइज नंबर 3 है, 3 पर है, क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। इसको भी अभी तुरंत यहीं पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्या होता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चॉइस। एमसीक्यू, जो हमारे अल्टरनेटिव दिए होते हैं ABCD 4, उन 4 में से किसी एक जो सही होता है उसे चयन करना होता है और बाकी 3 को क्रॉस कर देते हैं, अर्थात वहीं छोड़ देते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, बी डॉट 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 दिस बिल्डिंग बाय नेक्स्ट जुलाई। अब इसमें विकल्प हम देख रहे हैं, ए हैव कंस्ट्रक्टेड, बी हैड कंस्ट्रक्टेड, सी will have constructed, D shall have constructed। अब इन 4 में से हमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट संभावित गलत आंसर होते हैं, हम उनको पहले क्रॉस करें। अब पहले क्रॉस करेंगे तो हमें जानना होगा क्या है कि सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि बाय नेक्स्ट जुलाई यानी बाई जो आ रहा है और समय आ रहा है, तो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अलावा जो भी है हम उन्हें क्रॉस कर दें। तो यहाँ पहले हैव कंस्ट्रक्टेड यानी प्रेजेंट का होतक है, ये गलत आंसर है, और हैड कंस्ट्रक्टेड पास्ट परफेक्ट का है, तो ये गलत है। अब इस तरीके से 2 तो गलत हो गए। अब 2 में से हमें चयन करना है, विल हैव और शैल है। तो बी आया है तो बी के साथ शैल आएगा, न कि विल, अर्थात ये भी गलत आंसर है। और डी आंसर हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है। इसे हमने सेलेक्ट किया, चूज किया, और हम इस ब्लैंक्स में कंप्लीट करेंगे, शैल हैव कंस्ट्रक्टेड। और इसको अंडरलाइन किया। इस तरीके से हमने इसको चयन किया। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, दे डॉट 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 देयर वर्क बाय इवनिंग शाम तक। अब क्या हुआ, शैल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। अब इसमें से हमें जो 2 मोस्ट संभावित गलत आंसर है, पहले हम उनको क्लियर करें, कट कर दें। तो इसमें पहले क्या आएगा, बाय इवनिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाते हैव फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड, सी और डी दोनों आंसर गलत हैं। अब बचा हमारा ए और बी में से हमें शैल और विल के हिसाब से चयन करना। सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के साथ विल आता है, न कि शैल, अर्थात ए भी गलत है, आंसर बी इज राइट। अब बी को हमने क्या किया, विल हैव फिनिश्ड, यहां पर अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया, will have finished, और फिर इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डॉट 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 माई बुक बिफोर यू कम। यहाँ पर आपने एक नई एडवर्ब देखी जो मैं पहले नहीं बतला पाया, मगर यहाँ ध्यान रखिए बिफोर को भी चाहे आप इसको नोट कर लें एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में यहाँ नोट कर लें कि ये एडवर्ब बिफोर भी यहां पर आ सकता है। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि डबल सेंटेंस हो सकता है। जब डबल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो उसके साथ एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का साथ होगा। ये बिल्कुल निश्चित है और सुनिश्चित भी है। जैसा आपने इस एग्जांपल में देखा, आई डॉट 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 माई बुक बिफोर यू कम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कर रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का भी वाक्य आ सकता है। तो अब इसके अल्टरनेट में हैव स्टडीड, हैड स्टडीड, शैल हैव स्टडीड, विल हैव स्टडीड। अब इसमें से जो आंसर मोस्ट संभावित गलत है हम पहले उनको गलत करें। हैव स्टडीड ये गलत और हैड स्टडीड ये गलत, ए और बी गलत हुआ। तो आई के साथ शैल और विल में से सेलेक्ट किया सी आंसर, सी और ये डी गलत हुआ।
तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया शैल हैव स्टडीड। शैल हैव स्टडीड और इसको किया अंडरलाइन। इस तरीके से हमने 3 एक्सरसाइज कर लिए, 3 एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। दे डॉट 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 द मैक बिफोर द सन सेट्स। यहाँ पर भी आपने देखा बिफोर वही एडवर्ब के रूप में जो मैं पहले कह चुका। तो ये बिफोर का भी ध्यान रखना, इसमें डबल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर बिफोर के साथ द सनसेट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब हमने बात की क्या, इसके ऑल्टरनेट की। ए विल हैव प्लेड, बी शैल हैव प्लेड, सी हैव प्लेड और डी हैड प्लेड। अब इनमें से जो संभावित गलत है हमने पहले उनको लिया, हैव प्लेड और हैड प्लेड। ये 2 आंसर गलत। अब बचे क्या, ए और बी। ए और बी में विल हैव प्लेड और बी शैल हैव प्लेड। तो यहाँ पर ए बिल दे के साथ बिल आएगा न कि सेल, अतः ये सेल बी वाला जो आंसर है ये भी गलत। बी सी डी 3 गलत हो गए और ए सही हुआ। सही आंसर को क्या किया, यहाँ फिल करेंगे। और फिर अंडरलाइन। इस तरीके से हमने अपना ये कंप्लीट किया। चाहे तो इसके लास्ट में आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। मगर आपने ये पहले कंप्लीट कर दिया है तो ये भी सही है। और दूसरी बात क्या है, कंपटीशन में, कंपटीशन वाले एग्जाम में क्या होता है, बबल्स जो OMR शीट मिली होती है, OMR शीट में जो भी कॉलम आपका ABCD का है उसी बबल्स को आप अकॉर्डिंग टू रूल या तो पेंसिल से या फिर ब्लैक पेंसिल से डार्क करते हैं, कई बार ब्लू पेन से भी डार्क कर लेते हैं। तो आप उसको डार्क करना न भूलें कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इस तरीके से मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बतलाई, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है, पूर्ण विश्वास है। थैंक यू।